मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल तो टॉपिक हम पढ़ ही नहीं पाए थे, थोड़ा ही पढ़ा था। हमने बातचीत की थी दिल्ली सल्तनत से मुग़लों की तरफ कहानी पहुंच गई थी और लास्ट वंश चल रहा था जिसका नाम था लोदी वंश। इस लोदी वंश में हमने कल बातचीत की थी 3 आदमियों के बारे में। पहला था बहलोल लोदी, जो कहाँ से भाग के आया था और किसी नए देश में जाके हर आदमी डरता है कि भाई वहाँ के लोग मुझे मार ना दे। इससे पहले यहाँ तुर्की थे, गैर तुर्की थे, उनके भी तो वंशज थे ही। तो उस डर के चक्कर में इसने सोचा कि क्यों ना मेरी कम्युनिटी के आदमी ही यहाँ आ जाएं ताकि मैं उन जैसा उनके बीच में सेफ फील करूँ। इसी कारण इसने कहाँ से लोगों को इन्वाइट किया, और अफ़गानिस्तान के पठान उठ के अपने देश से, जिनके पास कोई बढ़िया जुगाड़ नहीं था खाने पीने का, वहाँ से उठ के वो कहाँ आ गए, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान की तरफ एक बड़ी फ़ौज, एक बड़ी भीड़ उठ के आई अफ़गानिस्तान से पठानों की। और किसने उनको काम दे दिया? इसी बहलोल लोदी का कार्यकाल बहुत लंबा है। इनफैक्ट सबसे लंबा कार्यकाल ये कब बना था? 1451 से 1489। दिल्ली सल्तनत में इससे लंबा कार्यकाल किसी का नहीं है, चाहे वो बलबन था या चाहे वो इल्तुतमिश था या अलाउद्दीन खिलजी था, जिनको कि हम अच्छा मानते हैं, बढ़िया जम के काम किया। इस आदमी के टाइम में इसने सबको रिस्पेक्ट दी जितने अफ़गानिस्तान से लोग आए थे, और इसी चक्कर में ये सेफ रहा, विद्रोह कम हुए। लेकिन जैसा कि भाई एक आदमी इतने दिन राज करेगा तो विद्रोह तो होंगे ही होंगे। तो मान के चलो बहलोल लोदी को जो विद्रोहों का सामना करना पड़ा, उसमें आपके हरियाणा की कौन सी पट्टी थी? हिसार। हम सब जानते हैं कि हमारा हांसी अब से नहीं, बहुत पहले से इम्पॉर्टेंट एक जगह थी, पर क्योंकि अब नया शहर बस चुका था, किस नाम से? इसीलिए हांसी और हिसार दोनों का नाम इकट्ठे ले लेते हैं। इस हिसार की बेल्ट में एक आदमी था जिसका नाम था तातार खान। इसने विद्रोह कर दिया, और इसने विद्रोह अपनी टेरिटरी में नहीं किया, ये इनसे लड़ने बाहर गया, अम्बाला। तो बहलोल लोदी के खिलाफ हरियाणा के हिसार का एक आदमी तातार खान अपनी फ़ौज को लेके, जैसे उससे लड़ने के लिए अपने हरियाणा के ही हिस्से में अम्बाला गया। अम्बाला में बहलोल लोदी, क्योंकि दिल्ली में बैठा है, इसने अम्बाला में अपने बेटे को भेज दिया जो आगे जाके राज करेगा, जिसका इस टाइम तक एक जैसे उपनाम था निज़ाम। निज़ाम मतलब ही राजा होता है, निज़ाम खान। यही आगे जाके बनेगा सिकंदर लोदी, जो कि बड़ा धर्मांध है और जो खुद की वहाँ हिंदू है, लेकिन हिंदुओं को परेशान भी करेगा। और इस तरह से अम्बाला के इस युद्ध में आपके हरियाणा का तातार खान हारा। और कौन जीता? तो बहलोल लोदी के समय में जितना भी कुछ हुआ इसके बेटे ने संभाल लिया। जब ये सब चल रहा था 39 ईयर्स तक सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद जब ये सिकंदर, जिसका नाम आगे क्या है? सिकंदर लोदी, जिसको आप किस नाम से बुला रहे हैं? हिसार। ये आगे जाके ये हिसार की बेल्ट पे राज करेगा। तो सिकंदर लोदी, जिसको निज़ाम खान कह रहे हैं, जो तातार खान से लड़ा अम्बाला में, तातार खान मारा गया, तो हिसार की बेल्ट किसके हिस्से में आ गई? और इस तरह हरियाणा के हिसार पर अब कब्जा था, जो आगे जाके दिल्ली सल्तनत का वारिस बनेगा, जिसको आप निज़ाम खान कह रहे हैं, वही क्या है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने यहाँ काम काज करना सीख लिया। जब इसके पिताजी हटेंगे तब सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे जाके बैठ जाएगा। तो सिकंदर लोदी ने कामकाज करना कहाँ रह के सीखा होगा? हिसार में। सिकंदर लोदी जब दिल्ली सल्तनत में राज करेगा तब इसके टाइम हम यहाँ विद्रोह करेंगे। धर्मांध तो ये था ही, किसान भी दुखी थे, तो हमने कलायत, कलायत कहाँ है? और जींद, इन एरियाज़ में हमारे किसानों ने विद्रोह किए। जब इसके पिताजी थे तो विद्रोह हुआ था हिसार में, लेकिन हिसार की बेल्ट से लड़ाई हुई थी अम्बाला में। इसके टाइम में जब ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, इसके टाइम में 2 विद्रोह बड़े हुए, कलायत और जींद में। कलायत मतलब कैथल, और जींद में। खैर इसका टाइम पीरियड ठीक ठाक गुजर गया। इसके बाद इसका बेटा, जिसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने राज किया और लंबा नहीं टिक पाया, 1517 से 1526। और फिर बाहर का एक फरगना का, छोटी सी उम्र का एक, जिसने बहुत पहले से कभी लड़ाई झगड़े और सब शुरू कर दिए थे, फरगना का शासक बाबर। इसकी एंट्री का बड़ा कारण हरियाणा, इंडिया के 2 आदमी हैं, एक आसफ खान और एक दौलत खान।
इन दोनों ने इसको इनवाइट किया और कहते हैं राणा सांगा भी तीसरे एक आदमी थे, लेकिन राणा सांगा इस बात को नकारते हैं कि मैंने नहीं बुलाया। तो इन दोनों का नाम चलता है कि दौलत खान लोधी और आसफ खान ने मिलके किसको इनवाइट किया? बाबर अपनी फ़ौज लेके जब भारत की तरफ आया, पानीपत की तरफ राजस्थान से, तो पानीपत में इब्राहिम लोदी का बहुत ज़्यादा लोगों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि इसके पिताजी की इमेज बहुत ख़राब थी। किसकी? धर्मांध था ना, हमने कलायत में, कैथल और जीन में विद्रोह देखे थे। तो ये मानो इब्राहिम लोदी का साथ ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया, पर आपके हरियाणा का हिसार का एक आदमी और एक आदमी मेवात साइड की बेल्ट से, जो मेवात मेव नहीं थे पुराने, इन दो लोगों ने इसका साथ दिया। ये मेवात से आने वाले आदमी का नाम है हसन खान मेवाती। मेवाती तो आपने इसके नाम के साथ इसलिए लगा लिया क्योंकि इसका एरिया था, अदरवाइज़ इसका नाम है हसन खान। हिसार से आने वाला एक आदमी था जिसका नाम सारंगी करके, कुछ सारंग करके है, सारंगी से याद रह जाएगा, अभी किताब में पढ़ेंगे। तो ये मानो दो आदमी जो बहुत पसंद नहीं करते इब्राहिम को, लेकिन फिर भी इसका साथ दे रहे हैं हरियाणा से। इनमें से हिसार याद करो तो इसके जो दादा थे, इसके दादा कौन? बहलोल लोधी। उनके टाइम में हिसार में विद्रोह किया था ना हिसार के तातार खान ने, कहाँ जाके निपटाया था? अम्बाला। तो ये सोचो अब हिसार को संभाल रहा है, उसकी भी दूसरी तीसरी चौथी कोई पीढ़ी आ गई होगी। हिसार को जो संभाल रहा है ये किसका साथ दे रहा है? इब्राहिम लोधी। लेकिन बड़े लेवल पे इब्राहिम के साथ हरियाणा नहीं जुड़ा। इब्राहिम लोधी को इसका नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बाबर के पीछे तो फौज थी, बाबर को हिम्मत देने वाले। इसके पीछे ये दो एरिया से लोग आए, हिसार मेवात, लेकिन फाइनली ये लड़के मारा गया। छोटा सा एक युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। डेट कई बार पूछ लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई, इस लड़ाई के बाद ये जीत गया तुरंत से। कहते हैं 7 दिन तक ये हरियाणा के पानीपत में रहा, और जितने हरियाणा के सेठ थे, अमीर थे, जो अफ़गान पठान थे, इन सबको इसने ढेरों गिफ्ट दिए ताकि ये सब इसकी खिलाफ कोई कार्यवाही ना करें। पर रह के आप जानते हैं कि जहाँ कोई बाहर का आदमी आएगा उसका विद्रोह होगा ही होगा। अब ये हिसार का जो सारंगवानी करके जो आदमी था ना, इसने 1526 में ही कई महीने बाद, जैसे तो अप्रैल की घटना है, नवंबर में जाके कई महीने बाद हिसार का ये आदमी इसके खिलाफ विद्रोह करेगा। किसके खिलाफ? बाबर। इसको बाद में फील होगा कि बाबर ने गलत किया, हमारे यहाँ पे अपना ये पैठ जमा रहा है, भाई मेरा एरिया छीनेगा। ऐसे ही मेवात का हसन खान मेवाती 1527 में बाबर के खिलाफ काम करेगा। तो बाबर इसको भी मार देगा और बाबर इसको भी मार देगा। कुछ लोग कहते हैं कि मरा नहीं था, भाग गया था, लेकिन फाइनली इसका आगे हिस्ट्री में नाम नहीं आया। तो ये दो बड़ी हस्ती जिन्होंने किसका साथ दिया था? 1526 में इब्राहिम मारा गया, और फिर 26 के एंड में सारंगवानी करके, और ये हसन खां, यानी ये सब खत्म हो गए जो किसके दुश्मन थे कभी। हाँ, जो ये मेवात का हसन खां मेवाती है ना, इसके बेटे को इसने माफ़ कर दिया बाबर ने, और एक छोटा सा परगना दे दिया कि तू यहाँ रह, कमा ले, मैं तुझे नहीं मार रहा, लेकिन बाकी सारा इलाका अपने आप हड़प लिया। और इस तरह देखते देखते 1526-27 में बड़े हिस्से पर किसका कब्जा हो गया? बाबर का। इतनी कहानी आ गई समझ में? ये बाबर की शुरुआत है। बाबर कोई बहुत लंबा नहीं टिका। बाबर 1526 में आया और 1530 में मर गया, पर इन 4 सालों में ये अपने 4 बेटों की इतनी प्रॉपर्टी बना गया कि उन्हें फरगना की तरफ कभी मुंह नहीं करना पड़ा। इसकी अगली पीढ़ी 200, 300, 350 साल बैठ के खा ले, इतनी इसने एक बेस बना के छोड़ दिया। 1857 तक इसकी पीढ़ी यहीं तो थी और यहाँ राज करती थी, जिसका बेस तो इसी आदमी ने तैयार करके दिया ना। इससे पहले देखें तो ये कुछ भी नहीं थे। फरगना का छोटा सा शासक जिसके पास इतना भी पैसा नहीं था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर मान लो कि भाई पैसे लेके किसी को मर्डर कर दे, इस तरह का आदमी था। और फिर इसके बेटे क्या राजशाही, तुम ये देखो अकबर का किला, जो इतने बड़े बड़े महल हैं, लाहौर का किला, ये दिल्ली का लाल किला, सब इन्हीं की तो देन है। इनकी देन है हमारे पैसों से, क्योंकि टैक्स तो हम ही देते होंगे ना। तो इन्होंने भारत पे अगले 300, 350 साल राज किया। इस एक आदमी के नाम का सबने खाया, क्योंकि इसका बेस सबसे स्ट्रांग था। बेशक 4 साल रहा, लेकिन इसका फ़ायदा इसके बेटे को मिला, जिसका नाम क्या था? इसने हुमायूं को ना, जब ये जीत गया था,
हिसार की जो बेल्ट थी, जो सारंगवानी वाली बेल्ट नहीं थी, वो इसने बाद में हुमायूं को दे दी। फिर 4 साल बाद जब ये मरा तो इसने हुमायूं को कहा कि बेटा देख, तेरे तुम 4 भाई हो, अपने भाइयों का भी ध्यान रखना। और इस बाबर ने हमारे हरियाणा समेत पूरी बेल्ट को 4 हिस्सों में बांट दिया था। जब यहाँ पे ये था, इसने एक बेल्ट को नाम दिया सरहिंद, ताकि वहाँ काम करना आसान हो। एक इसने नाम दिया मेवात, सरकार थी ये। एक इसने नाम दिया आपका ये अपना दिल्ली सरकार। और एक इसने चौथी आपकी बड़ी बेल्ट क्या थी, हिसार। रेवाड़ी वाला काम आगे जाके होगा। बाबर ने सिर्फ कितने हिस्से किए थे, 4 हिस्से। ध्यान रखना, बाबर के 4 हिस्से प्रशासनिक इकाइयाँ थी, रेवाड़ी नहीं थी। हिसार, क्योंकि हिसार में देखो अपने बेटे को इसने हेड बनाया, हिसार का वो आदमी लड़ा था। सरहिंद पंजाब का हिस्सा, मेवाती वाला हिस्सा, और दिल्ली था ही सल्तनत। तो इन सब के पीछे लॉजिक है। ये 4 हिस्से किसने बना लिए थे, बाबर ने। बाबर तक क्लियर हो गया सबको? पहले इतना किताब से पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तुम पहुंचो पेज नंबर 41 भी शायद लोधी वंश से ही पढ़ना है ना। हाँ, ये हिसार की लाट की मस्जिद तो पढ़ लिया था। पेज नंबर 41 पे आ जाओ। लोधी वंश 1451 से 1526, जब तक किसकी एंट्री नहीं हुई, बाबर। ये अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश है, लोधी वंश। पहला पढ़ो। बहलोल लोधी के समय विद्रोही मुक्ता एक एरिया होता था में हिसार और लाहौर। तुम्हें किससे मतलब है, हिसार, क्योंकि हिसार हमारा था। डबल टिक कर लो। बहलोल लोधी के समय हिसार, क्या नाम था उसका, तातार खान। हिसार में नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे अंबाला में। कौन कौन लड़ेंगे, तातार खान और इसका बेटा सिकंदर लोधी, जो उस टाइम निज़ाम खान है। अगला पॉइंट टिक करो। तातार खान यूसुफ, ये इसने विद्रोह किया। का विद्रोह काफ़ी प्रबल था। कहाँ का विद्रोह था ये, हिसार का। इसके पास ब्रैकेट में बेशक हिसार लिख लो। हिसार का विद्रोह, तातार खान। तो तातार खान ने किससे पंगे लिए हैं, सिकंदर लोधी से। सिकंदर लोधी ये छोटा एरिया, वो बड़े एरिया का मालिक। ठीक है, अगला पढ़ना। अंबाला के स्थान पर तातार खान यूसुफ, अंडरलाइन कर लो, अपनी बेल्ट में नहीं लड़ा। अंबाला के स्थान पर तातार खान यूसुफ और शाही सेना के योग्यतम राजकुमार निज़ाम खान। 9 बेटे थे बहलोल लोधी के, जिनमें सबसे काबिल लड़का है, 3रे नंबर का था ये, निज़ाम खान। लिख लो यहाँ, इसका 3रा बेटा था ये, सबसे काबिल, यही राज करेगा फिर आगे। तो योग्यतम राजकुमार लिखा है, वहाँ लिख लो 3रा निज़ाम खान, यही लिख लो, ही सिकंदर लोधी है। निज़ाम खान ही सिकंदर लोधी है। आगे पढ़ना। के नेतृत्व में भीषण युद्ध हुआ जिसमें तातार खान यूसुफ की पराजय। यानी कौन सी बेल्ट का आदमी हार गया, हिसार। तो अब हिसार आगे जाके फिर पहले बाबर के पास आएगी। बाबर किसको देगा, हुमायूं को। नेक्स्ट देखना। बहलोल लोधी के समय तातार खान के बाद हिसार का मुक्ति स्वयं निज़ाम खान रहा। यानी हिसार की बेल्ट पे कौन काबिज हो गया, निज़ाम खान। मतलब कौन, सिकंदर लोधी, जिसके पिताजी कहाँ बैठे हैं, दिल्ली में। वो दिल्ली सल्तनत के मालिक हैं। जब वो दिल्ली सल्तनत के मालिक हैं, वो बाहर से आए हैं, अफगानिस्तान से, पठान हैं। उनके खिलाफ हरियाणा में कौन संघर्ष कर रहा है, तातार खान। अब वो खुद नहीं आया लड़ने, अपने 3रे बेटे को भेजा कि तू इससे लड़। लड़ाई कहाँ हुई, अंबाला। ये हार गया और शायद मारा भी गया होगा। इसीलिए अब हिसार का मुक्ति कौन बन गया, निज़ाम खान, जो किसका बेटा है, बहलोल लोधी का। आगे पढ़ो। निज़ाम खान रहा, हिसार का मुक्ति। नारनौल इब्राहिम सूर, कौन है ये इब्राहिम सूर? कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, अगर आपको याद हो, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक आदमी है जो अफ़गानिस्तान से ही आया, पठान है, जिसका नाम है इब्राहिम। किसने बुलाए थे अफ़गानिस्तान से आदमी? हाँ, ये बुलाए थे बहलोल लोधी ने कि भाई आ जाओ, हम यहाँ खाली पड़ा इलाका, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ काम धंधा दे ही दूंगा। अब इब्राहिम सूर आ गया चल के अफ़गानिस्तान से, और इसने यहाँ पर, ये अफ़गान है या कह लो पठान है, इसने आके यहाँ देखा भाई पूरा इलाका खाली पड़ा है, और दिल्ली में बैठा था मेन आदमी, कौन, बहलोल लोधी। तो दिल्ली नहीं गया, इसने यहीं देखा कामकाज बहुत है, हिसार में रुक गया ये। और हिसार का जो उस टाइम का हेड था जब ये आया, क्योंकि सिकंदर शाह को तो और ढेर काम आ गए होंगे ना, सिकंदर लोधी तो भाई राजा का बेटा है, हिसार कुछ टाइम संभाल के फिर कहीं और गया होगा, आगरा साइड।
उस टाइम पर जब हिसार खाली बराबर था या कोई एक हेड था बहलोल लोदी का खास आदमी, तो इसने आके इससे काम मांगा कि जी मैं इस तरह हमारे सुल्तान ने बुलाया था, मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और इस तरह से मैं यहाँ काम के लिए आ गया। तो हिसार का जो भी उस टाइम का हेड था उसने इसको काम पे रख लिया। अब ये काम करने में बहुत अच्छा था, जो आदमी डेडिकेटेड होता है ना वो टिक जाता है। हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है कि मेरे साथ काम करने वाले अच्छे साहसी और जो भ्रष्टाचारी ना हों, ऐसे लोग हों। अच्छा आदमी था ये टिक गया यहाँ। हिसार के उस हेड ने कहा भाई तू काम अच्छा करता है और तू राज करने भी लायक है। तो इसने दक्षिण की तरफ नारनौल में कुछ परगने, हाँ कोई कहता है 40 गांव, कोई कहता है 40 सिपाही लेके भेजा, क्योंकि इसकी कोई हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा लिखी नहीं गई। इसका तो पोता लिखवाएगा ना जितनी बातें लिखवाएगा, ये तो नॉर्मल सा एक छोटा मोटा बहुत छोटा सा एक लेवल का एक हेड मान लो। तो नारनौल की प्रॉपर्टी इसको मिल गई अच्छा काम करने के कारण। अब ये नारनौल गया और वहीं इसने अपना कामकाज शुरू कर दिया। छोटा मोटा सा टैक्स आने लग गया, एक छोटी सी सेना बना ली। कोई बहुत प्रतापी और बड़ा राजा नहीं था। इसका बेटा जो था इब्राहिम सूर का, यानी शेरशाह सूरी के पिताजी, ये दिल्ली चले गए। जब ये हिसार आया ना तो इनका बेटा किस तरफ चला गया? दिल्ली। और दिल्ली में किसका राज था? बहलोल लोदी का। तो बहलोल लोदी के पास वो गया तो उसने कहा कि ठीक है, एक आदमी को सौंप दिया कि भाई तुम देखो ये ठीक ठाक काम करे तो रख लो, अफगानिस्तान से मैं नहीं बुला रखे आदमी। अब इसने बहलोल लोदी ने अपने एक हेड को, इसका कोई ढेर हेड होते हैं इनको, इसको कह दिया कि तू इब्राहिम सूर के बेटे का ध्यान रख, इसको देख काबिल है तो कहीं पकड़ा देंगे एरिया, ये भी कमा के खा लेगा। तो ये इसने इतना अच्छा काम किया कि इससे ये दिल्ली में बैठा हुआ इब्राहिम लोदी, ये क्या नाम है इसका, बहलोल लोदी, बहुत इम्प्रेस हुआ। और जिसको इसने कहा था ना इसको अपने पास रख, उसने कहा सर काम बहुत बढ़िया कर रहा है लड़का, इसको जागीर दे दो। इसको शाहबाद की जागीर मिल गई। यानी देखो शेरशाह सूरी के बाप और दादा दोनों काबिल आदमी थे, दोनों ने काम अच्छा किया। दादा को जागीर कहाँ की मिल गई? नारनौल। और इसके पिताजी को शाहबाद। ये एक बेस के रूप में काम करेगा। भाई राजा होने की जो फील है वो बचपन से देख लिया होगा ना कि इस एरिया के हेड मेरे दादा हैं, मेरे पिताजी का एरिया है ये। इन सब का फ़ायदा आगे जाके किसको मिलेगा? और शेरशाह सूरी एक अच्छा आदमी रहा होगा अपने दादा के प्रति, इसीलिए जब उसके दादा मर गए तो अपने दादा के नाम का मकबरा कहाँ बनवाया? नारनौल। क्योंकि इसके दादा ने जो छुटपुट सा राज किया वो कहाँ किया था? नारनौल। उसी परगने के शासक थे ये। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत, आगे बढ़ेंगे। अब आप पढ़ के देखो। बहलोल लोदी के समय तातार खां के बाद हिसार का मुख्ती स्वयं कौन बन गया? निज़ाम खान। निज़ाम खान। और नारनौल इब्राहिम सूर के पास रहा। ये इब्राहिम सूर किसके पास काम करता था? इब्राहिम सूर हिसार का हसन खां, यहाँ लिख लो, इसके पास ब्रैकेट में लिखो, नहीं एक मिनट, इब्राहिम सूर के पास नहीं है, उमर खां के पास लिखा है मैंने, इसको छोड़ दो, इसको टिक कर लो बस। नारनौल इब्राहिम सूर के पास रहा, यहाँ लिख लो किसके दादा हैं ये? शेरशाह के, शेरशाह के दादा। और शाहबाद, यहाँ YN लिखो, यमुना नगर। पायल छोड़ दो, इसका हाकिम उमर खान था। हाँ ये उमर खान, तो मैंने क्या बोला? नहीं मैंने ये कहा शाहबाद, अच्छा कुरुक्षेत्र में, हाँ ठीक है कुरुक्षेत्र लिख लो, शाहबाद कुरुक्षेत्र। उस टाइम पे ये कुरुक्षेत्र नहीं था, उस टाइम पे ये बड़े बड़े शहर थे ही नहीं। तो दो इम्पॉर्टेंट एरिया आपके हरियाणा के इनके परिवार के हाथ में आ गए, एक नारनौल और एक शाहबाद। शाहबाद के पास टिक कर लो उमर खां। ये उमर खां जो है ना, इसके पास कौन काम करने भेजा गया था? इब्राहिम सूर का बेटा। उमर खां किसका खास आदमी रहा होगा? बहलोल। देखो ये लिखा था, बहलोल लोदी ने किसी हेड को, ये बेटा किसका बेटा था? ये इब्राहिम सूर, कि भाई तू देख अगर ढंग का काम करता हो तो ठीक है इसको हम रख लेंगे। तो वही पॉइंट है, यहाँ थोड़े अपने हाथ से लिख लो ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना रहे। लिखा है नारनौल इब्राहिम सूर के पास रहा, शाहबाद का हाकिम उमर खां था। यही उमर खां के पास लिखो, ये किसका मेन आदमी था? बहलोल लोदी। लिख लो, बहलोल लोदी का खास सरदार था। उमर खां बहलोल लोदी का खास सरदार। और इसके पास कौन काम मांगने गया? इब्राहिम सूर का बेटा, जिसका नाम लिख लो हसन खान। ये उतना फेमस नहीं है, दादा और पोता फेमस है, बाप फेमस नहीं है, फिर भी लिख लो हसन खान, शेरशाह सूरी के पिताजी। हसन खान शेरशाह सूरी के पिताजी।
वो काम मांगने गए थे, उन्होंने काम किया था किसके अंडर? उमर खां। उमर खां किसका खास आदमी है? तो बहलोल लोदी के पास उमर खां काम करता है, उमर खां के पास काम कर रहा है हसन खां, जो किसका बेटा है? इब्राहिम सूर। इब्राहिम सूर किसके पास काम करता था? ये हांसी हिसार की बेल्ट में कोई आदमी था उसके पास, जिसने खुश होके क्या दिया था इसको? नारनौल। और इसके बेटे से कौन खुश हुआ? बहलोल लोदी का खास आदमी उमर खां। और उसने कौन सी प्रॉपर्टी दिलवा दी? शाहाबाद। तो ये जो उमर खां लिखा है ना, देखो अब टिक करो, शाहाबाद का हाकिम उमर खां, ये है वो उमर खां जो शाहाबाद का हाकिम है। तो शाहाबाद की प्रॉपर्टी किसके नाम करवा देगा? किसके? शेर, इसके हाँ, इब्राहिम सूर के बेटे के कह लो या शेर शाह के पिता के नाम। हाँ जी, वो अलग है, ये अलग है। हाँ, वो तो मेवात का है ना, वो तो अलग आदमी है। एक जैसे नाम है ये हसन खां, हसन खां मेवाती, उसके नाम के आगे मेवाती है, वो अलग आदमी है, ये अलग आदमी है। चलो अब आगे पढ़ना। हांसी हिसार के पास एक छोटी सी जागीर मत्थी खां सूर नामक एक सरदार। वैसे तो बहुत सारे सरदार हैं, सबके नाम याद नहीं रख पाएंगे, हमें दो के नाम याद रखने हैं। एक तो बहलोल लोदी का खास आदमी जिसका नाम क्या है? उमर खां, जिसने किसको जागीर दिलवाई? हसन खां को, जो किसके पिताजी हैं? शेर शाह। किसका बेटा है? इब्राहिम। और एक हम नाम याद रखेंगे, इब्राहिम सूर ने किसके पास काम किया था? कौन सी जागीर मिली थी? नारनौल की। और उनके बेटे को जागीर मिल गई शाहाबाद, जहाँ का हाकिम पहले कौन था? जो किसका बड़ा आदमी रहा होगा? बहलोल का। ये दो तीन नाम बार बार पढ़ लेना, इन केस आ जाएं तो हम टिक कर पाएं। चलो सेकेंड हाफ में ऊपर देखो, सिकंदर लोदी। कौन है ये सिकंदर? ये निज़ाम खान है जो तातार खान से लड़ा था अंबाला में। कितने लड़के थे बहलोल लोदी के? 9। इनमें से तीसरा और सबसे काबिल ये था, ये टिक कर लो। सिकंदर लोदी के समय कलायत और जींद, कलायत आज का कैथल, लेकिन तब कलायत ही था, जैसे हांसी था ना ऐसे कलायत, और जींद में विद्रोह हुए, ये टिक कर लेना। जैसे हांसी हिसार की बेल्ट में विद्रोह हुआ था, किसने किया था? तातार खान, बहलोल लोदी के समय। अब जब उसका बेटा जो कि अंबाला में लड़के जीत गया था, उसके टाइम में दो विद्रोह हुए, कलायत में और जींद में, ये टिक कर लो, कलायत जींद में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई से पहले बाबर को हिसार के फौजदार थे हामिद खां ने रोकने का प्रयास किया था। ये हामिद खां कौन है? ये हिसार की बेल्ट का मुखिया, यानी हिसार में कितने मुखिया बन गए ना। पहले हिसार की बेल्ट का मुखिया तातार खान था, तातार खान को किसने हराया? निज़ाम खान। फिर कोई और वहाँ का मुखिया बना जिसने नारनौल की बेल्ट किसको दिलवाई? इब्राहिम सूर को। और अब हिसार का टिक कर लो, ये फौजदार हामिद खां। अगले पॉइंट पर आओ, सिकंदर लोदी, इसका टाइम पीरियड टिक करना 1489 से 1517। थानेसर टिक कर लो, थानेसर, ये वाली बेल्ट भी इसके पास थी। ये दो तीन पॉइंट अगले तुम्हें याद हो नहीं पाएंगे क्योंकि इतने नाम याद करना इम्पॉसिबल है। इन तीनों को छोड़ दो, ऐसे किस किस के नाम याद रखोगे? मेन पॉइंट याद रख सकते हैं। 3 पॉइंट छोड़ के अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवात का अधिपति मतलब हेड हसन खां मेवाती था, जो किसका साथ देगा? इब्राहिम लोदी का। और किससे लड़ेगा? लेकिन फिर 27 में बाबर इसको मार देगा। अगला पॉइंट टिक करना, पानीपत के युद्ध में हामिद खां कहाँ का? हिसार का। और मेवात के हसन खां मेवाती और उसके पुत्र नाहर खां ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया। तो दोनों ने किसका साथ दिया? लोदी का। भाई अगर उसके खिलाफ है तो लोदी के सहायक लिख लो यहाँ, इब्राहिम लोदी के सहायक। तो हामिद खान जो हिसार की बेल्ट का मुखिया था और हसन खां मेवाती, इन दोनों ने हेल्प की थी किसकी? इब्राहिम लोदी की। किसके खिलाफ? बाबर। बाबर की मदद करने वाले भी तो 2 थे, दौलत खां और आसफ खां। नीचे टेबल, ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिए, इनको पढ़ लो। सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता कहाँ का था? पलवल। सबसे महत्वपूर्ण पैसों के हिसाब से हांसी था। हिसार तो बहुत बाद में बना, पहले हांसी था। हरियाणा में भूमि कर को जमा करने के लिए साहिबे दीवान, अपनी भूमि पर टैक्स देना पड़ता था और टैक्स इकट्ठा करवा दे साहिबे दीवान। इसको एक आदमी ने लिखा है मुहत्सिब, जो हमारा सूरदास है। सूरदास, हाँ, जो कि सीही में जन्मे थे। अगला टिक करना इसी में, सूरदास ने अपनी कविताओं में इस पद को मुहत्सिब कहा है। मुहसिब लिखा है ना, मुहत्ता भी लिख लो यहाँ, मुहत्सिब या मुहसिब दोनों चलते हैं। जो पैसे टैक्स इकट्ठा करता था उसको सूरदास ने कहा मुहत्सिब, या इसी को कहते थे साहिब ए दीवान। तो दीवान का मतलब था टैक्स इकट्ठे करने वाला आदमी।
अगला टिक करना, सुल्तान नसीरुद्दीन, ये वो नसीरुद्दीन जिसके टाइम बलबन एक तरह का छिपा हुआ राज कर रहा था। 1246 से 1265 लिख लो इसके ऊपर। 1246 से 1265 नसीरुद्दीन का राज था दिल्ली सल्तनत पर। 1246 से 1265। आगे पढ़ो। और बलबन का टाइम कब था? 1266 से 1286 लिख लो दोनों के पास। 40 साल इसी का राज था एक तरह से छिपा हुआ। 12 कितना 66 या 65 से 86 के समय हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मेव जाति के बड़े लुटेरे हुए। बलबन ने मेवात क्षेत्र के जंगलों को नष्ट कर मेवातियों पर विशाल सेना के साथ चढ़ाई करके उनका अंत कर दिया। ये इसने क्यों इनका अंत किया? क्योंकि इन्होंने, जब ये हांसी का हेड था ना, तब इसके पूरे काफिले पर अटैक किया था। इसके पैसे भी लूट के ले गए और मुश्किल बचा था। ये कहाँ का हेड था पहले? हांसी का। यहाँ लिख लो बलबन के पास, हांसी का मुखिया था ये। और हांसी में खूब पैसा आता था। सबसे अमीर इलाका अगर कहें दिल्ली से लगता तो हांसी का था। और सबसे छोटा इक्ता कहाँ का था? पलवल का, वो भी हमारे हरियाणा का। तो इम्पॉर्टेंट इक्ता भी हरियाणा का और छोटा इक्ता भी। नेक्स्ट टिक करना, बलबन सुल्तान बनने से पहले लिखा भी था हांसी का इक्तादार था। और जब ये इक्तेदार था, पैसा इकट्ठा करके ले जाके दिल्ली पहुंचाता होगा। उस टाइम पे किसने अटैक किया? मेवात ने। इसलिए इसने जंगल कटवाए। कौन सा किला बनाया था? गोपालगिरी का दुर्ग, जिसमें सेना और हथियार रखता था। अगला पॉइंट टिक करो, कैथल का शासक मोहन सिंह भंडार को काट दो। ये एक जाति है मंडार। मोहन सिंह मंडार जाति है ये। भंडार को ठीक कर लो। मोहन सिंह भंडार। कैथल तुम्हें याद है? कलायत पढ़ाया मैंने अभी, जींद में। किसके टाइम में? सिकंदर लोदी। और हिसार का पहला? बहलोल लोदी के समय। कौन था हिसार में? तातार खान। कहाँ लड़ाई हुई थी? अंबाला। और जब जिसने तातार खान को मारा उसके टाइम में कलायत में और जींद में विद्रोह। चलो आगे टिक करो। कैथल का शासक था मोहन सिंह मंडार और हसन खां मेवाती। ये कौन से युद्ध में मारा जाएगा? 1527 में, जब मेवाती मारा जाएगा। आदि ने तैमूर के उत्तराधिकारी सैयद वंश के राजाओं के साथ अच्छे संबंध रखे। ये ऐसे नहीं, एक एक राजा हैं, इन्होंने 200-200 साल राज किया। इनके माँ बाप ने, इनके दादा दादी ने। मेवाती क्षेत्र जो है ना, 200 साल तक, ये जो हसन खां का नाम लिखा है ना, 200 साल राज चला था। पर फेमस बस एक ही आदमी हुआ, हसन खां मेवाती। नेक्स्ट टिक करना, 1398 एक आदमी था ना जिसका पैर खराब था, तैमूर। अंडरलाइन कर लो। 1398 में तैमूर ने फतेहाबाद में कत्लेआम मचा दिया। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर। हनुमानगढ़ के भटनेर राजस्थान से एंटर हुआ था ये। सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, कैथल, फिर करनाल, पानीपत और फिर सोनीपत से दिल्ली गया था। ये टिक कर लो। तो कत्लेआम इसने फतेहाबाद में मचाया। इसी समय तैमूर भटनेर, हनुमानगढ़ पर विजय करने के बाद घग्गर नदी के साथ साथ सिरसा, फतेहाबाद और टोहाना की ओर आगे बढ़ा। और उस नदी से फिर इसने कौन सी नदी पकड़ ली? यमुना। और फिर यमुना के किनारे कहाँ गया? दिल्ली। ये टॉपिक सबकी समझ में आ गया? ठीक है। इसी से बिल्कुल जुड़ता टॉपिक है अगला, मध्यकाल का सेकेंड पार्ट, प्रारंभिक मध्यकाल और सल्तनत काल। इसमें मुगल भी कवर हो जाएंगे सारे। सबसे पहले पे आ जाओ, मुगल साम्राज्य, जो मैंने पढ़ा दिया आपको। बताओ मुगलों का इतना नाम कैसे था? ये किसकी उससे थे? वंश से। ये दो बड़े वंशों से थे, एक 1221 और एक 1398। ये कौन है? ये है चंगेज खान। और ये कौन है? ये है तैमूर लंग, जो कि लंगड़ा था। इसने भी भारत की तरफ रुख किया। और इसके टाइम में चंगेज खां का नाम इतना भयानक था कि लोग नाम से डरते थे। जब इसने भारत पे आक्रमण करने का प्लान किया, लेकिन किया नहीं था, हम लकी माने कि हम बच गए। इस टाइम किसने समझदारी? इल्तुतमिश। और इसने उसको शरण नहीं दी जिसके पीछे ये भाग रहा था, मंगरबनी। बताया था ना, मंगरबनी या मंगबरनी लिखते हैं। ये इसीलिए बच गया, वरना शायद भारत 1398 से पहले 1221 में तहस नहस। और क्या पता इंडिया देख के जाता ही ना,
इंडिया इतना अमीर था कि जो इंडिया में आ गया ना वो यहाँ बस गया, चाहे वो तुर्की थे, गैर तुर्की थे, पठान थे, या फिर ये बाबर इनके वंशज थे। जो इंडिया में एक बार आया बाहर नहीं गया। इंडिया में बसने का कारण था इंडिया बहुत रिच था, तो हम बचे रहे चंगेज़ खान के आक्रमण से। किसकी दूरदर्शिता के चलते? इल्तुतमिश। अब ये भी लड़ाकू, ये भी लड़ाकू, और इनका वंशज कौन है? तो ये दिखती बात है कि बाबर क्रूर भी होगा और लड़ाकू भी होगा, बर्बर भी होगा, कि आदमी काटने पड़े तो उसको कोई सोचना ना पड़े। जबकि आपके देश के राजा ऐसे थे कि 1191 में जब जीत गया तो बोला कि अरे ये राजा खाली गले अच्छा नहीं लगता, ले मेरी माला ले जा। अपने गले से माला निकाल के और दुश्मन को पहना दी और बहुत इज्जत दी। लेकिन उस दुश्मन को लगा कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, इज्जत है बेइज्जती कर रहा है। अब इंडिया में ये गड़बड़ियाँ थी जिसके चलते तो ये सब हुआ। फर्रुखसियर जैसे लोगों ने अंग्रेज़ों का टैक्स माफ़ कर दिया। ये नहीं सोचा कि ये लूट रहे हैं, इनके और जड़ अंदर भारत में घुस जाएंगी। ये सब हमारी अपनी गलतियां हैं। और बाबर एक बार आया था सिर्फ अटैक करके भाग जाऊंगा पैसे लेके, लेकिन फिर बाबर ने 350 साल इसके वंशों ने आगे तक राज किया। चलो पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ये वर्ड इसने इस्तेमाल किया, मुगल। बाबर और उत्तरवर्ती मुगल यानी जो बाद में आए, तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। तो कौन से मुसलमान थे ये? हाँ, तुर्की थे, तुर्क से। आपने देखा ये अफगान से जो आए थे वो क्या थे? पठान। गैर तुर्की भी थे, पठान। उनको मार के इन्होंने राज किया। आगे पढ़ो। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद बनाया, एक पोस्ट बनाई, पातशाही, जिसके तहत शासक को क्या कहा जाता? बादशाह। पहले सुल्तान थे सल्तनत के, अब ये हैं बादशाह, जैसे बहुत बड़ा राजा, महाराजा धीराज, इस तरह का। अगला पॉइंट टिक करना, चंगेज़ खान। यहाँ लिख लो 1221, इल्तुतमिश के टाइम। हम बच गए, इल्तुतमिश समझदार था, उसने ऐसा काम ही नहीं किया कि ये यहाँ आ पाता। और तैमूर के ऊपर लिख लो 1398, तो यानी 13वीं और 14वीं शताब्दियों में इसके जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किए, के वंशज थे। और फरगना के शासक बाबर ने 1526 में हरियाणा पर आक्रमण किया। और जानते हो अफ़गानिस्तान के इतिहास में इसको ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ाते हैं कि भाई इतना यशस्वी था, इसकी बड़ाई लिखी। जैसे हम तो इसकी बुराई लिखते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई, क्योंकि उस देश को तो लगता होगा ना कि हमने देखो कैसे इतने बड़े हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लिया। उनकी हिस्ट्री की किताबें हमारी ठीक उल्टी लिखी हुई हैं जब ये टॉपिक आता है बाबर वाला। वहाँ पूछते हैं लोग बाबर को। आगे देखो, हरियाणा पर आक्रमण किया चंगेज़ खान। बाबर ने 1526 में हरियाणा पर आक्रमण। अगला पढ़ना, बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू परगने का शासक था जलाल खान। तावड़ू यानी कौन सा इलाका? मेवात। मेवात का जलाल खान। हसन खान मेवाती उसका हेड है पूरे एरिया का। 21 अप्रैल, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1526 पानीपत के मैदान में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद मुगलों ने न केवल हरियाणा पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया। तो ये एंट्री ऐसी भारी साबित हुई हम पर कि अगले कितने सालों तक हम इनके अधीन रहे। नेक्स्ट देखना, राज्य में नवविजित प्रदेश के शासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बाबर ने इसे 4 सरकारों में बांटा। टिक कर लो, फिर 5वीं जब आएगी तो ध्यान रखना, बाबर ने 4 बनाई। टिक कर लो, दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद। सरहिंद तो हमारी एंट्री हो गई पंजाब की, हिसार हमारी सबसे बड़ी और पैसे वाली बेल्ट, मेवात में गड़बड़ होती थी, अलग से इस पे काम किया, और दिल्ली में बैठना था क्योंकि दिल्ली वाले को तो हरा के आया था ये इब्राहिम लोदी को। तो कितने हिस्से बना दिए? 4। आपका एंट्री पॉइंट सरहिंद, आपकी इंपॉर्टेंट जगह हिसार, जहाँ आप गड़बड़ करते हैं मेवात, और दिल्ली। किसने बांट दिया ये? बाबर। बाबर पे पहुंचो 1526 से 1530। किन लोगों ने इसको इनविटेशन दिया था? दौलत खां और आसफ खां। यहाँ लिख लो, इन दोनों के बुलाने पर आया ये। दौलत खां लोदी था ना, किसका चाचा था ये? इब्राहिम लोदी का। चिढ़ता था, जैसे ज़्यादातर लोग अपने ही तो चिढ़ते हैं, अपना उसको भतीजा अच्छा नहीं लग रहा था। दौलत खां लोदी और आसफ खां, कहीं कहीं आलम खां लिखा है, कहीं आसफ खां, ये पंजाब का गवर्नर था। इन दोनों ने मिलकर बुलाया था बाबर को। तो पंजाब, ये बाबर को आमंत्रित करने वाले वैसे कहते हैं 3 आदमी थे। एक और कौन था? राणा सांगा। ऐसा बाबर ने लिखा अपनी किताब में, जिसका नाम क्या है? तुजूक ए बाबरी, कि भाई मुझे इंडिया आने के लिए 3 लोगों ने इनवाइट किया।
एक दौलत खां था, एक आसफ खां और एक राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा इस बात को नकारते हैं और उन्होंने कहा मैं क्यों बुलाऊंगा अपने देश में किसी विदेशी को, मैं तो पहले ही विदेशियों से दुखी था। और आगे जाके आप देखेंगे राणा सांगा ने इनका साथ नहीं दिया, जिसके चलते फिर आगे जाके राणा सांगा और बाबर की लड़ाई भी हुई, खानवा का युद्ध पढ़ा है ना आप लोगों ने हिस्ट्री में, वो यही था। आगे जाके इन दोनों के पोते भी लड़ेंगे, उसका भी पोता और इसका भी पोता, आपस में हल्दी घाटी की लड़ाई। चलो आगे पढ़ो अब। 1525 को काट दो, ये सन गलत है। बाबर ने हरियाणा में प्रवेश किया। बाबर ने हिसार रियासत को जीतकर हुमायूं को सौंप दी। अब देखो हिसार कितना इंपॉर्टेंट है। तातार खां से तुम पढ़ते आ रहे हो, तातार खां के बाद निज़ाम खान बैठा था, फिर आगे जाके बहलोल लोदी का कोई खास आदमी बैठा जिसने फिर किसको काम दिलवाया, नारनौल वाले को, इब्राहिम सूर को, और अब जाके इसमें इसने किसको बैठा दिया, अपने बेटे को। तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि हिसार की बेल्ट कितनी इंपॉर्टेंट बेल्ट थी। इसका फेवरेट बेटा था हुमायूं, हुमायूं को बोला तू यहाँ राज कर। सेम ऐसे जैसे निज़ाम खान किसका फेवरेट बेटा रहा होगा, बहलोल लोदी के बेटे ने भी कहाँ काम सीखा था, हिसार। और अब सेम बाबर का बेटा भी कहाँ काम सीख रहा है, हिसार। इससे पता चलता है कि आर्थिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या रहा होगा, हिसार। आज भी आप देखो चावल के, इसके गेहूं के प्रोडक्शन में हिसार वाली ही बेल्ट इंपॉर्टेंट। तब ये फतेहाबाद वगैरह अलग, ऐसे बहुत अलग अलग नहीं थे, इकट्ठी बेल्ट थी ये। चलो टिक करना ये। तो हुमायूं को सौंप दिया। हसन खां, ये हसन खां मेवाती है, के पुत्र नाहर खां को क्षमा करके परगना दे दिया और मेवात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। हसन खां मेवाती को तो मार दिया, इसके बेटे को कहा तू क्यों भाई अभी जवान है, क्यों मरना चाहता है, इस हिस्से को रख ले, ये हिस्सा अब हमारा बन गया। तो हसन खां मेवाती के बेटे नाहर खां, ये मेवाती का लड़का है, इसको एक छोटी प्रॉपर्टी देके और बाकी सारे मेवात पर किसका कब्जा हो गया, बाबर का। बाबर ने हिसार किसको सौंप दिया, हुमायूं को। आगे पढ़ो। इब्राहिम लोदी की सहायता के लिए हरियाणा से 2 सेनाएं आई थी जो आपको दोनों पता हैं। एक सेना हसन खां मेवाती की थी जो दिल्ली की सेना के साथ मिलकर बढ़ रही थी, और दूसरी सेना हिसार का फौजदार हमीद खां, ये सारंग वाली था, सारंगवानी भी लिख देते हैं इसी को, लिख लो यहाँ सारंगवानी। सारंगी होता है ना बजाने का, इस तरह से सारंगवानी। 2 लोगों ने मदद की थी, हिसार से सारंगवानी ने और मेवात से किसने, हसन खां मेवाती। दोनों मारे गए थे। मेवाती के बेटे को क्या कर दिया था, एक छोटा सा परगना दे दिया और हिस्सा अपने हिस्से में किसने मिला लिया, बाबर ने। और हिसार किसको सौंप दिया, तो ये देख लो दोनों समझ में आ जाएंगे। इन दोनों ने किसकी मदद की है, इब्राहिम लोदी की। ऐसे जैसे आसफ खां और दौलत खां ने किसकी मदद की है, बाबर की। चलो आगे टिक करना। तो हिसार का हो गया हसन खां मेवाती, हिसार के हमीद खां सारंगवानी। नेक्स्ट पढ़ो। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पहली बार, सब जानते हैं जीत का कारण क्या था, 2 चीज़ें, एक तो तोपखाना और एक तुलुगमा युद्ध पद्धति, जिसमें किसी भी बड़ी फौज को घेर के और इस तरह से तोप लगाई गई थी। आपको पता होगा ना, इसके पास सेना बहुत छोटी थी, एक छोटी सी सेना और उसके पास एक बहुत बड़ी सेना, लेकिन इसने सेना के आगे तोप खड़ी करवा दी थी और अलग अलग, यहाँ पूरी सेना खड़ी थी इब्राहिम लोदी की, इसके पास तो लाख की सेना प्लस थी ना। जब तोप के गोले अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे तो कितने लोग मरेंगे, धुआं धूल मिट्टी। और उस भगदड़ में फिर जब भगदड़ मचेगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, क्योंकि तोप इससे पहले हमें पता ही नहीं किस तरह से हमला करते हैं। तो हमारे यहाँ लोग तलवार लेके खड़े हुए हैं और ये सीधे तोप खाने का इस्तेमाल कर रहा है। तोप खाने के इस्तेमाल में सबसे बड़ी बात होती है आपका तोपची कौन है, क्योंकि उसको डायरेक्शन देखनी पड़ती है। इसके 2 आदमी थे, एक अली और एक मुस्तफ़ा। इन दोनों के इंटेलिजेंस के कारण थोड़ी सी तोप भी इस लाखों की सेना पे हावी साबित हुई और इस तरह से ये जीत गया। तो अली मुस्तफ़ा 2 तोपची थे, तुलुगमा युद्ध पद्धति जिससे ये जीता। ये टिक कर लो फटाफट से। तो पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा लिखा, ये तुलुगमा है, युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली, तो अली नाम है इस आदमी का, उस्ताद तो नाम के आगे लिखते हैं, और मुस्तफ़ा, तो 2 तोपची कौन है, अली और मुस्तफ़ा। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के पहले युद्ध में भाग लिया। इन्हीं की वजह से जीता था ये, वरना इसके पास तो कुछ 1000 की सेना थी और उनकी लाखों की।
नेक्स्ट पढ़ना, सिर्फ पढ़ लो। तारीख़ शाही कोई किताब है, इसके लेखक के अनुसार पानीपत के पहले युद्ध में विजय के बाद बाबर 7 दिन तक पानीपत में ठहरा। तो बाबर ने कितने दिन काटे यहाँ? 7 दिन। ये बताते हैं वो जो तैमूर आया था वो कितने दिन रहा था? 1 महीना। उसने 1 महीने यहाँ टाइम बिताया, इसने 7 दिन पानीपत में। फिर आगे बढ़ा ये 21 नवंबर 1526, नवंबर आ गया, अब ये उन 2 से बदला लेगा। किस किस से? जिसने किसकी मदद की है? इब्राहिम लोदी। किस किसने मदद की थी? एक सारंगवानी और एक हसन खां मेवाती, इन दोनों से लड़ेगा ये। टिक कर लो। 21 नवंबर 1526, वो डेट क्या थी? 21 अप्रैल। तो सोचो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने बाद ये उठ के सोचेगा, पहले यहीं आसपास अपना नाम खड़ा करेगा, फिर सोचेगा किसने मदद की थी मेरे दुश्मन की, उनको मैं मार दूंगा। तो ये पहुंचेगा यहाँ। ये टिक कर लो। 21 नवंबर 1526 को बाबर ने हिसार फिरोज़ा, तो ये वही पट्टी के आसपास अफगान नेता हमीद खान सारंगवानी, डबल टिक कर लो, यही सेम नाम तुम ऊपर पढ़ के आए हो सारंगवानी का। तो हमीद खान किसका सहायक है? ये इब्राहिम लोदी का, अंडरलाइन कर लो, के विद्रोह को दबाने के लिए। आगे सिर्फ पढ़ लो। चीन से तैमूर सुल्तान आया कोई, चगताई वंश का, अहमद परवानची, नाम याद नहीं करने, सिर्फ आइडिया ले लो। अबुल फतेह तुर्कमान, मलिक दाद करारनी और मुल्तान के मुजाहिद खान को नियुक्त किया। किससे लड़ने के लिए? हिसार के सारंगवानी, जिसने किसकी मदद कर रखी थी? इब्राहिम लोदी को। कब लड़ा था ये? 21 अप्रैल को, और अब लड़ रहा है 21 नवंबर को। आगे पढ़ना। बाबर के खिलाफ मेवात में कौन आया था? हसन खां मेवाती। टिक कर लो। मेवात में हसन खां मेवाती समस्त अशांति और विद्रोह का नेता था। तो तुम्हें क्या लगता है, जब ये फर्स्ट पानीपत की लड़ाई के बाद ये गया तो इसने विद्रोह किए वहाँ कि हम नहीं मानेंगे इसको, कौन है ये बाहर से आया हुआ आदमी? पढ़ो आगे। मार्च 1527 यानी 11 महीने बाद 3 आदमी लड़े थे एक साथ फौज लेके, हसन खां मेवाती, हामिद करके ये सारंगवानी, और एक इब्राहिम लोदी। तो लुगमा अली और मुस्तफ़ा की मदद से, तोपचियों की मदद से ये जीत गया। वो तो वहीं मारा गया लोदी। तो 6-7 महीने बाद इसने किस पे अटैक किया? हिसार। और फिर अगले साल मार्च में अटैक किया मेवाती पर। ये टिक कर लो। हसन खां मेवाती ने हजारों मेवातियों के साथ भयंकर युद्ध किया। बाबर की इस युद्ध में विजय हुई। हसन खान उसके साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। बाबर के शासन के अंतिम दिनों में कैथल में भयानक विद्रोह हुआ और नेता मोहन सिंह, अभी बताया था ना, मोहन सिंह मंढार। लेकिन क्या ये मंढार इब्राहिम लोदी का भी साथी था? नहीं। तुम्हें 3 चीज़ याद रखनी है। हिसार से एक आदमी आया था सारंगवानी, मेवात से एक आदमी आया था हसन खां मेवाती। सारंगवानी को इसने अटैक किया 7 महीने बाद, उसी दिन पर 21 अप्रैल 21 नवंबर, और फिर इसने मार्च 1527 में मेवाती को मार दिया। मेवाती वीरगति को प्राप्त हुए, और उनका बेटा जिसका नाम था नाहर खान मेवाती, उसको एक परगना देके और मेवात की बेल्ट पे अपना कब्जा कर लिया। अब एक तीसरा आदमी उठ खड़ा हुआ जो पहले नहीं था, जिसका नाम क्या है? मोहन सिंह मंढार, जो कहाँ विद्रोह कर रहा है? कैथल। अंतिम दिनों में उसको भी ये मार देंगे। तो ये टिक कर लो। बाबर के शासन के अंतिम दिनों में कैथल में भयानक विद्रोह हुआ, जिसके नेता मोहन सिंह मंढार, लिख लेना। परंतु इनको बाबर ने हरा दिया और शवों की मीनार चुनवा दी। कहते हैं इतनी गर्दन काटी मंढार के सैनिकों की कि एक पूरी मीनार बन गई थी। ये डर बिठाने का काम किया। किसने किया ये? तो सोचो, हरियाणा के तो 3 आदमी खा गया ये, 3 ताकतवर आदमी, एक सारंगवानी, एक हसन खान और एक मोहन सिंह मंढार। और ये 4 सालों के अंदर अंदर, और लोधी तो पहले ही मारा गया जो भारत पे राज कर रहा था। आगे पढ़ना। शवों की मीनार। बाबर के समय 4 प्रांत थे। दिल्ली जो मेन है, हिसार जहाँ से खूब पैसा आता है, और मेवात जहाँ गड़बड़ करते हैं लोग, और सरहिंद सरकार। सेकेंड हाफ में ऊपर देखो, बाबर की मृत्यु कितने में हो गई? 1530, यानी 4 साल में हमारे 4 बड़े आदमी मारे गए। एक इब्राहिम लोदी, एक अपना सारंगवानी, एक हसन खां मेवाती और एक मोहन सिंह मंढार। 4 आदमी 4 साल, 4 क्या, ये कुछ दिनों में ही मारे चले गए थे। नेक्स्ट पढ़ना। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली का शासक बना। अब दिल्ली किसके हाथ में आई? हुमायूं। ये वही हुमायूं है जिसको इसने पहले हिसार की बेल्ट दी थी।
आगे टिक करो। उसने मेवात की सरकार, जो मेवात का इलाका था, अपने भाई हिंदाल को दे दी। इंपॉर्टेंट लिख लो, मेवात मिली हिंदाल को और हिसार और सरहिंद की सरकार मिली कामरान को। तो सरहिंद और हिसार तो पास पास हो गए, पंजाब और हरियाणा, और मेवात नीचे दिल्ली के पास है। मेवात वाली किसको दे दी? हिंदाल। और ये सरहिंद और हिसार वाली कामरान को। ये इंपॉर्टेंट है, अपने भाइयों को प्रॉपर्टी बांट दी, इसकी गलती है आगे जाके। फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हम जानते हैं ये मस्जिद कैसे बनी थी। ये मस्जिद बनी थी एक पत्थर, जो पत्थर कहाँ से था? अशोक की का स्तंभ था, जिसके टुकड़े कर दिए गए थे, एक लाट की मस्जिद में और एक ये शेरशाह सूरी के टाइम में जो फेमस होगी आगे जाके। वैसे निर्माण किसने करवा दिया था? हुमायूं ने। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, किसका अंश है ये, किससे बनी है? अशोक। अशोक के स्तंभ का पत्थर है यहाँ जो ये बनी हुई है मस्जिद। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। तो फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं ने। शेरशाह सूरी, आज का लास्ट पढ़ लो जल्दी से। इब्राहिम सूर ने हिसार के जागीरदार जमाल खां के पास नौकरी कर दी। किसने नौकरी की है ये? कौन है ये इब्राहिम सूर? शेरशाह का दादा। इसने कहाँ आके नौकरी की है? हिसार वाले। वो आदमी इससे इतना इम्प्रेस हुआ कि इसको कहाँ का मालिक बना दिया? नारनौल का। टिक कर लो। जमाल खान, ये जमाल खान हिसार का हेड था, ने इब्राहिम को 40 सिपाहियों को, कहता है 40 गाँव के साथ का सरदार बनाकर नारनौल के परगने में जीवन यापन के लिए कुछ गांव दे दिए। शेरशाह ने हरियाणा क्षेत्र को पहले की तरह 4 सरकारों में बांटा, दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद। कल शेरशाह सूरी को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे।